आज हम हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे और हरियाणा वेलफेयर स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इकोनॉमिक सर्वे के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा पढ़ लेते हैं कि किस किस चीज का क्या क्या जिक्र है, और उसके बाद हम स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, हरियाणा राज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक होते हैं उन बैंकों के बारे में बात कर रहा हूं। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, बैंक लिमिटेड। इसकी अगर स्थापना की बात करें, एक क्लास है ना डिपार्टमेंट हेड की भी अलग से करवाऊंगा, तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है, सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक है ये, जो अपने छोटे लेवल के लोन वगैरह देने से, एग्रीकल्चर लोन वगैरह देने, पशुओं का लोन देना, इस तरीके के ना ये काम है ना, इन बैंकों का काम है। ठीक है, जब शुरुआत हुई उस समय 7 बैंक थे। ठीक है ना, जब शुरुआत हुई तब 7 बैंक थे 1966 में, और वर्तमान के अंदर इन बैंकों की संख्या है 71। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 71 है। ठीक है, बस आपको ये दिमाग में रखना है, ये कोई ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं इसको भयंकर तरीके से रटने लग जाओ, बस मैं कहानी जैसे बताता जाऊंगा उस तरीके से आप सुनते जाना बस थोड़ा बहुत। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। जिला सहकारी बैंकों द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट जो कोऑपरेटिव बैंक थे उनके द्वारा जिला सहकारी बैंक, इन्होंने व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा शुरुआत की थी। ठीक है ना, जिला सहकारी बैंकों ने हरियाणा के अंदर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा इसकी शुरुआत की थी, और ये शुरुआत कब हुई थी? ये 2009 में। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना इसमें, जिला सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की शुरुआत की थी, ये 2009 में शुरू हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी जो बताऊंगा ये सीईटी में भी आया था प्री में। हरियाणा में जिला स्तरीय खजाने और उप खजाने कितने हैं? ठीक है ना, जिला स्तरीय खजाने और उप खजाने। जिला स्तरीय थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, किंतु मैं आपको ये याद करवा दूंगा। ठीक है ना, जिला स्तरीय खजाने 24 है, और उप खजाने, ट्रेजरी की बात कर रहे हैं, हरियाणा में ट्रेजरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितनी है ट्रेजरी, और उप खजाने कितने हैं? ठीक है ना, 81 है। देखो, जिला स्तरीय ट्रेजरी 24 है, 22 तो अपने हरियाणा के जिलों में है, एक अपना है चंडीगढ़ में। ठीक है, एक चंडीगढ़ में है, एक दिल्ली में है। ठीक है, टोटल 24 ट्रेजरी है जिला स्तरीय। ठीक है ना, बस ये आपको दिमाग में रखना है। SAS जो कैडर का जो एक अधिकारी होता है, इनका हेड होता है। ठीक है, नोडल अधिकारी। बाकी इसमें ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको जिला स्तरीय खजाने ट्रेजरी अगर पूछे तो ट्रेजरी आपको याद रखनी 24 है, 22 तो अपने जिलों के अंदर 2 और एक्स्ट्रा है, और उप खजाने हैं 81। बस ये याद रखना। ई पेंशन स्कीम,
ई पेंशन स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक पेंशन स्कीम। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2012 से, 1 अक्टूबर 2012 से। ये इसके अंदर है ना हर तरीके की पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन भी है। ठीक है, और कौन सी है, और बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है। ठीक है, आदि, ये बहुत तरीके की पेंशन है। और इन सब पेंशनों के अंदर जो फरवरी 2024 से पता है कितने रुपए मिलेंगे? 3,000 रुपए पर मंथ। ठीक है ना, प्रति माह। ठीक है, जो जनवरी की जो किस्त थी, वैसे तो ये 1 जनवरी से शुरू हुई है, जो 3,000 रुपए है ना, वैसे तो ये 1 जनवरी से शुरू हुए हैं 2024 से, किंतु जो जनवरी की जो किस्त है ना, वो फरवरी में तो मिलेगी ना, जैसे पूरा महीना खत्म होने के बाद किस्त मिलेगी। तो फरवरी 2024 से ये किस्त ये मिलने 3,000 रुपए शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, वैसे स्कीम तो 1 जनवरी 2024 से लागू हो गई है, किंतु जनवरी की किस्त फरवरी मिलेगी, तो आप इसको दिमाग में रखना, 1 जनवरी 2024 फरवरी से किस्त मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, आप स्टाम्प पेपर वगैरह खरीदते होंगे, आपके परिवार में अगर कोई प्रॉपर्टी का काम करता हो, उनसे पूछना कि पहले स्टाम्प पेपर किस तरीके से अवैध बिक्री होती थी, या किस तरीके से खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे। इसके ऊपर ई स्टैंपिंग, आजकल ऑनलाइन हम स्टाम्प पेपर खरीद सकते हैं। ठीक है, आपने कोर्ट में गए होगे, तो कोर्ट में बहुत सारे कागजात वगैरह बनवाते हो, तो ऑनलाइन आप है ना पेमेंट कर देते हो, भाई ये स्टाम्प पेपर किसको चाहिए, ऑनलाइन सारी चीजें फीड कर देते हैं, भाई ये कोई भी लगा लो, XYZ सन ऑफ, डॉक्टर ऑफ, सारी चीजें डिटेल डाल के और तुरंत के तुरंत स्टाम्प पेपर उसके भी यहाँ पे खरीद देते हैं। तो सारी चीजें ऑनलाइन भी रहती हैं। ये स्टाम्पिंग प्रणाली की शुरुआत 1 मार्च 2017 से हुई थी। ठीक है ना, 1 मार्च 2017 से ये स्टाम्पिंग कब शुरू हुई थी? 1 मार्च 2017 से ऑनलाइन जो स्टाम्प पेपर है वो ऑनलाइन मिलता है। ठीक है ना, स्टाम्प पेपर आपने देखा होगा अपने घरों में भी। अब अगर बात कर लेते हैं जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, ये लागू कब हुआ? हरियाणा में विशेषकर 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, तो अब जब जीएसटी लागू होने से पहले क्या था? वैट था, वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, वैट होता था। तो जीएसटी के जो कलेक्शन है, जीएसटी के कलेक्शन में हरियाणा का भारत के जो भारत का टोटल कलेक्शन होता है, भारत के कुल कलेक्शन में 6% का योगदान है। कितने परसेंट का योगदान है? 6% का, 6% का योगदान है जीएसटी में। ठीक है ना, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। मेरे साथ साथ आप बोलते रहोगे। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, उससे पहले वैट होता था, और 1 जुलाई 2017 से हरियाणा में लागू हुआ। और टोटल इंडिया का जो जीएसटी है, उसमें 6% का योगदान हरियाणा का है एक केवल। ठीक है ना, 1 जुलाई 2021 से, एक चीज याद रखना, इसी में की पॉइंट है, नोट करके लिखना। 1 जुलाई 2021 से मॉडल 2 मोड शुरू हो गया है।
जीएसटी में स्लैब वगैरह तो आपको पता होगा, वो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हरियाणा जीएसटी कोष, हरियाणा जीएसटी कोष की स्थापना 8 फरवरी 2022 को, ठीक है ना। 8 फरवरी 2022 को हरियाणा जीएसटी कोर्स, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और ये किससे संबंधित थी, ठीक है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई थी और इस योजना का उद्देश्य एससी, मैं थोड़ा सा बता देता हूं लिख के, ये अप्रैल 2016 से इस योजना की शुरुआत हुई, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। ये एससी, ठीक है, अनुसूचित जाति, एसटी और महिलाएं, महिला सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, महिला सभी वर्ग, ठीक है। एससी की पुरुष और महिला, एसटी की पुरुष और महिला और महिलाएं सभी वर्ग की, चाहे वो जनरल की हो चाहे किसी अदर कैटेगरी की हो, उन सब के लिए ये शुरू किया था। इसमें क्या था, इसमें कम ब्याज पे लोन देना था स्टैंड अप, कि कोई भी अपना है ना कोई स्टार्टअप खोल सकती हैं, लगा सकती हैं, ठीक है। इस योजना में जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड वो याद रखना है ये, ठीक है। उसमें लोन दिया जाता है, कोई भी स्टार्टअप करने के लिए लोन दिया जाता है 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का, ठीक है। ये लोन दिया जाता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर, ठीक है ना। भाई बहुत सारी चुनौतियां भी आएंगी इसमें, तो भारत सरकार ने इसी पे विशेष रूप से काम किया है और इसी वजह से स्कीम शुरू की गई थी। इसमें बहुत सारे महिला उद्यमी और एससी एसटी से संबंधित बहुत सारे परिवार निकल कर भी आए हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये स्कीम बहुत ही अच्छे तरीके से एक पीक पे पहुंची थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। इसमें जन धन योजना में विशेष रूप से एक बीमा किया गया था और लगभग सभी के खाते खोले गए थे, ठीक है ना, खाते खोले गए थे। मासिक सॉरी वार्षिक आई थिंक 12 रुपए के हिसाब से, ठीक है। बस ये याद रखना प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर क्या था, ठीक है ना। लगभग 88 लाख के आसपास खाते अकाउंट खोले गए हैं हरियाणा के अंदर, 88 लाख। जो कुल बैंक खाते खुले थे ना टोटल उस टाइम पीरियड में, उसका 81% है ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना वाले खाते, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,
ये मैन्युफैक्चरिंग से और जो व्यापार वगैरह है और जो सर्विसेज में है। गैर कृषि उद्योगों के लिए नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है ना, गैर कृषि उद्योग। उनके लिए है जिनको लोन चाहिए किंतु कितने से कम, 10 लाख से कम। कितना लोन चाहिए, 10 लाख से कम लोन चाहिए, तो उसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। भाई मुद्रा योजना से संबंधित ये था, भाई गैर कृषि उद्योगों के लिए है, लोन चाहिए 10 लाख से कम, ठीक है। एक पीछे एक चीज बताऊं, स्टैंड अप इंडिया ये कहां से है, 10 लाख से 1 करोड़ है, ठीक है ना। SC ST और महिलाओं के लिए विशेषकर है, ठीक है ना। महिला तो सभी वर्गों की आ चुकी है इसमें, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया 10 लाख से 1 करोड़ और मुद्रा वाला कितना है, 10 लाख से कम, ठीक है ना। ठीक है, ये तीनों चीजें याद रखना। और नॉन एग्रीकल्चर जो उद्योग है उनके लिए है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है भैया, किस पर्पज से है। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। इस योजना में सबसे पहले ये आयु वर्ग वाला जो कॉलम है, ये एक बार HSSC ने पूछा था एक बार कि इसमें कितने आयु वर्ग के लिए है ये, ठीक है ना। तो 18 से 70 वर्ष के लिए है, 18 से 70 वर्ष। देखो इसमें शुरू में तो 12 रुपए वाली एक स्कीम थी कि 12 रुपए महीने उसके कटवा के, वार्षिक रूप से कटवा के। उसके बाद इसमें शुरू हो गया 20 रुपए वार्षिक कटवा के। इस योजना में 2 लाख रुपए तक का बीमा होता है, 20 रुपए वार्षिक कटवाकर 2 लाख रुपए तक का बीमा। बस इसमें इस योजना में इतना ही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, 9 मई 2015 को, ठीक है ना, 9 मई 2015 को। और इसमें आयु का स्लैब कितना है, 18 से 70 है और 20 रुपए वार्षिक कटवा के 2 लाख रुपए तक का बीमा, ठीक है ना। ये पूछ सकते हैं भाई कितने रुपए कटवाने के बाद कितना बीमा, तो 20 रुपए कटवाने के बाद 2 लाख रुपए तक का बीमा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, पूछ भी सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी प्रमुख स्कीम है। इसकी शुरुआत हुई है 1 जून 2015 को, ठीक है। इस योजना में जो आयु वर्ग है वो है 18 से 50 वर्ष, ठीक है। कितनी है, 18 से 50 वर्ष है आयु। 330 रुपए प्रीमियम पहले वार्षिक प्रीमियम भुगतान किया जाता था, किंतु बाद में 436 रुपए इसको बढ़ा दिया गया, 436 रुपए वार्षिक, ठीक है। 436 रुपए वार्षिक होने के बाद किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पे
मृत्यु पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, मृत्यु पर कितने दिए जाएंगे? 2 लाख रुपए देने का प्रावधान है। ठीक है ना भाई। 436 रुपए अगर कोई कटवाता है वार्षिक रूप से, पहले 330 रुपए का स्कीम शुरू हुई थी, अभी वर्तमान में 436 रुपए की स्कीम है और 2 लाख रुपए तक का इसमें बीमा है। ठीक है ना। अटल पेंशन योजना, ये भी अच्छी स्कीम है और ये भी हाल में चर्चाओं में रही थी। अटल पेंशन योजना, ठीक है। इसकी भी शुरुआत 1 जून 2015 को हुई। ठीक है। इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष के तक के लोग उठा सकते हैं। ठीक है ना। कोई व्यक्ति 18 साल की एज में शामिल होता है, मान लो भाई 18 की वर्ष की एज में शामिल हो गया इस स्कीम के अंदर। ठीक है ना। उसे 1000 रुपए से 5000 रुपए के बीच मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। ठीक है। किंतु 1000 रुपए के लिए 42 रुपए मासिक और 5000 रुपए अगर पेंशन लेना चाहे वो 40 वर्ष की उम्र के बाद, तो 210 रुपए का मासिक भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है। ये चीजें आपको बाकी की रामकणी लास्ट की जो बताई है ये याद नहीं रखनी है। ठीक है। इसमें अटल पेंशन योजना 1 जून 2015, आयु का स्लैब कितना? 18 से 40, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है। आगे भड़क लेने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है ना। इतना कोई पूछेगा नहीं इसमें, ये बस पेंशन से संबंधित है, ये याद रखना, और वो भी 18 से 40 वर्ष के बीच, ये दिमाग में रखना। नीति आयोग की सर आकांक्षी जिला कार्यक्रम में जो नूह जिला है वो इस योजना में अग्रणी रहा है। इसको इंग्लिश में जो नीति आयोग है वो जो पिछड़े जिले हैं, पिछड़े जिले भारत के, उनको उठाने का प्रयास कर रहा है और वो सारे के सारे जिले सपोर्ट कर रखे। हरियाणा का नूह जिला इस योजना के अंदर था और नूह जिला इसमें अग्रणी रहा है। ठीक है ना। नूह जिला इस योजना में शामिल रहा है और इसमें नूह जिले ने प्रोग्रेस भी ठीक ठाक दिखाई है। टोटल जो नीति आयोग ने जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम था, इसके अंदर टोटल भारत के 115 जिले सपोर्ट किए थे। ठीक है। जो भारत की कुल आबादी का 12% थे। ठीक है ना। 115 जिले सपोर्ट किए थे। 115 जिलों में से अपने हरियाणा का कौन सा जिला था? नूह जिला था। ठीक है ना। नूह जिला वैसे भी थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा जिला माना जाता है। ठीक है। तो नूह जिला को दिमाग में रखना। नूह जिला की महिला साक्षरता दर 36.6 है। ठीक है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 के अंदर हुई थी। रबी की फसल पे कितना दिया जाता है? सब्सिडी दी जाती है 1.50%। खरीफ पे कितनी दी जाती है? 2%। और बागवानी पे कितनी दी जाती है? बागवानी और हरियाणा में कपास भी इसी के अंदर इंक्लूड की हुई है। कितने परसेंट है? 5% है।
ये क्वेश्चन टीजीटी में भी आया था साइंस में, ठीक है। और बहुत ही मतलब एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है पीछे 3-4 साल से एचएसएससी के लिए भी, तो ये भी ध्यान रखना। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक जो अपना इंटरव्यू था, पिछला टाइम मॉक इंटरव्यू, उसमें मैंने एक मैडम ने बताया था कि किसानों के लिए उन्होंने जिक्र किया था, थोड़ा सा सरकार की नीतियों की आलोचना की थी, ठीक है। तो मैंने मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, सोयल हेल्थ कार्ड, ठीक है ना, मैनेजमेंट होता है। सोयल हेल्थ मैनेजमेंट है। इसके लिए सोयल हेल्थ कार्ड की भी ये शुरुआत की थी, ठीक है। इसकी शुरुआत है ना भारत के प्रधानमंत्री ने की थी, और ये जहां तक मैं जानता हूँ ये राजस्थान से शुरू हुई थी 19 फरवरी 2015 को। हरियाणा के अंदर ये लागू हुई थी अप्रैल 2015 को, ठीक है, जो सोयल हेल्थ कार्ड था। एक चीज और मैं बताऊं आपको, मैप विजिबल है सबको? विजिबल है मैप? यस सर। ये फतेहाबाद के ये इसके आसपास पड़ता है टोहाना। टोहाना कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर है। और यहां पड़ता है गोहाना, सोनीपत का। दिमाग में रखोगे, फतेहाबाद का टोहाना और सोनीपत का गोहाना। ये मैंने हरियाणा के मैप पे 2 इलाके स्पॉट किए हैं, ठीक है। फतेहाबाद में टोहाना से लेके सोनीपत के गोहाना से भी आगे तक, गन्नौर तक, ये जो जमीन है ये सारी की सारी जमीन थू और कलर से प्रभावित है। अब आप सोचो कि थू और कलर क्या होता है, ठीक है। थू और कलर होता है ज्यादा पानी खड़ा होने की वजह से जमीन खराब हो जाती है, जमीन की परत है ना पानी को सोख नहीं पाती है, वो परत बिल्कुल ऊपरी परत खराब हो जाती है। यहाँ ज्यादा धान वगैरह की खेती होती है, ठीक है। किसकी खेती होती है? धान की खेती, चावल की खेती होती है, ठीक है। इस जमीन में है ना पानी भर जाता है, पानी भरने की वजह से जो जमीन की परत है, ये जो जमीन के ऊपर की जो लेयर है, ये पूरी की पूरी लेयर है ना पानी को सोख नहीं पाती है अच्छे से, पानी को बिल्कुल भी सोख नहीं पाती है। इस वजह से यहाँ फसलें उगाना बहुत ही है ना एक दुर्लभ होता है। आपने जींद के इलाके में अगर आप लोग हो जींद से, सोनीपत के इलाके में, जींद, सोनीपत, अगर इस इलाके से कोई साथी जुड़े हुए हैं तो वो खुद बता देंगे, इस इलाके में सफेदा बहुत ही अधिक मात्रा में बोया जाता है, ठीक है। सफेदा यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, यूकेलिप्टस का, हाँ। सफेदे को प्रकृति का दुश्मन बोला जाता है।
सफेदा क्या करता है, सफेदा पानी को खींच लेता है, ठीक है। इस वजह से सफेदे को प्रकृति का दुश्मन बोला जाता है। महेंद्रगढ़ के इलाके में, रेवाड़ी के इलाके में, गुरुग्राम के सॉरी चरखी दादरी के इलाके में, भिवानी के इलाके में सफेदा ज्यादा बहुतायत में नहीं पाया जाता। भिवानी के इलाके में थोड़ा सा सफेदा मिलता है, सॉरी चरखी दादरी के आसपास थोड़ा सा सफेदा मिलता है, किंतु वो जो इलाका, जिस इलाके में जो सफेदा मिलता है ना, उस इलाके में पानी का है ना, जो जो वाटर लेवल है वो बिल्कुल ऊंचा है, ठीक है। तो ये जो थोर कलर की जमीन है, इसी को मैनेजमेंट करने के लिए ये स्कीम मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चलाई थी, ठीक है। इस साइड में तो ये होगी थोर कलर की जमीनें। जो महेंद्रगढ़ का इलाका है, इस जो मिट्टी में है ना, चूने के अवशेष है ना ज्यादा होते हैं, चूने के कण है ना ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ये रेतीली बलुई मिट्टी है। इस मिट्टी के अंदर है ना हर तरीके की फसल है ना, ये है ना पानी को बांध के नहीं रख सकती। जो रेतीली जमीनें होगी वो पानी को बांध के नहीं रख सकती, लंबे समय तक पानी को सोख के नहीं रख सकती। जो पतली जो मिट्टी होती है, जैसे काली मिट्टी वगैरह, ये पानी को ना पकड़ के रखती है पूरा, ठीक है ना। तो महेंद्रगढ़ के इलाके में, इन इलाके के अंदर धान वगैरह की फसलें होती नहीं है। इसको मैनेजमेंट करने के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ दिनों पहले घोषणा भी की थी कि जो जो ऊपर का इलाका जो मैंने बताया, जींद का, कैथल का, जो ऊपर का और इलाका है, कैथल में भी सफेदे मिलते हैं। और सफेदा रिसर्च के अंदर शोठी में है। कहां है? श्योठी। शोठी में है। ये सोठी कहां है? ये सोठी है कुरुक्षेत्र में। सोठी कुरुक्षेत्र में सफेदा प्रबंधन केंद्र है हरियाणा का, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, रखोगे सभी? तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे कि सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, उसके पीछे रीजन क्या था। और मैंने जो ये इलाका जो बताया ना मैंने, सिरसा का इलाका, यहां से भी घग्गर नदी निकलती है। और जो ये इलाका है ना, ये इलाका जो मैंने अभी लगाया है, यहां से इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है। इंदिरा गांधी कैनाल जो हरी के बराज से निकाली गई है, पंजाब में हरी के बराज से निकाली गई है, इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है, बिल्कुल सिरसा जिले को टच करती हुई निकलती है। हरियाणा में ये 36 किलोमीटर की टोटल सीमा बनाती हुई जाती है। 36 किलोमीटर थोड़ा सा हरियाणा के को टच करके निकलती है, ठीक है। राजस्थान की जीवन रेखा इस नदी को बोला जाता है, इंदिरा गांधी कैनाल को, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छी पहल थी। और जो मैं ये इलाका, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इस इलाके अंदर है ना अनकाई दलदल मिलती है। कौन सी दलदल मिलती है? अनकाई दलदल, ठीक है। पहले जो प्राचीन काल का इलाका था, सिरसा के अंदर लाल रंग के चावल उगाए जाते थे। लाल रंग के चावल उगाए जाते थे सिरसा के अंदर, ठीक है ना, उत्तम क्वालिटी के। तो ये भी दिमाग में आप वैसे रख सकते हो कि क्या सिरसा में भी कभी धान की खेती होती थी? जी हाँ, धान की खेती होती थी। वर्तमान में तो जो घग्गर का इलाका, जो बिल्कुल छठा इलाका है, उसके अंदर अगर थोड़ी बहुत धान की खेती होती हो तो होती हो, बाकी कहीं ज्यादा होती नहीं है। गेहूं की खेती अच्छी ठीक ठाक होती है, कपास भी ठीक ठाक होती है सिरसा के अंदर, ठीक है ना। वहां भी ज्यादा रेतीली मिट्टी है और कुछ ही अनकई दलदल है। HKVY, सॉरी RKVY, ये सीईटी मेंस ग्रुप 56 में भी क्वेश्चन आया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसकी शुरुआत हरियाणा के अंदर कब हुई थी? हरियाणा में 2007-8 में शुरू हुई थी। NFSM
नेशनल फूड, ठीक है, इसकी शुरुआत 2007-8 के अंदर हुई थी। और किस फसल से शुरुआत हुई थी? रबी की फसल से शुरुआत हुई थी, ठीक है। रबी की फसल, अपनी जो गेहूं वगैरह की फसलें हैं वो रबी की फसल हैं। जो सर्दियों के मौसम में जो फसलें उगाई जाती हैं, जो वर्तमान में जो फसलें उगी हुई हैं, वो सारी की सारी फसलें रबी की फसल हैं। ठीक है, वो सारी की सारी रबी की फसल हैं, ठीक है। शुरुआत में ये हरियाणा के 7 जिलों में शुरू की गई थी, ठीक है। अंबाला, यमुनानगर, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर। आपको ये याद नहीं रखना है, ठीक है। शुरुआती ये 7 जिलों के अंदर शुरू की गई थी। और इसमें ना बाद में, शुरू में इसमें गेहूं की फसल को तो शामिल किया ही किया था, गेहूं और दालों को शामिल किया था, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें गेहूं और दालों को हटा के ना कुछ और फसलों को भी शामिल किया है, ठीक है ना। उनको हटा के दलहन, या जो ये कहते हैं अपनी, ये बोल सकते हैं कि दालें वगैरह, इनको भी इसमें शामिल किया है, ठीक है। जैसे शुरुआत में 7 जिलों को लिया गया था, फिर उन जिलों को हटा दिया, फिर कुछ और नए जिले ऐड कर लिए, ठीक है। सिरसा को, मोटे अनाजों को भी इसमें ऐड कर लिया, अभी पंचकुला और सिरसा को भी इसमें ऐड किया बाद में। तो ऐसे बदल बदल के यहाँ बहुत सारे जिले इसमें ऐड किए हैं सब, इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में। इसके जो पीछे एक जो हमने कुछ जो किया है, क्वेश्चन किया है, इसमें जल भराव और लवणीय भूमि के लिए, यही नोट डाल के लिख सकते हैं हमें, जल भराव, या मैंने बताया था ना, ये जो पानी है ये जो रुक जाता है खेतों के अंदर और निकलता भी नहीं है बिल्कुल, जल भराव और लवणीय भूमि। इसकी सुधार के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया था। उसकी शुरुआत, अब याद रखना, 27 दिसंबर 2021 को। कुछ साथी ये सोच रहे होंगे कि ये इतने बहुत सारे ये क्वेश्चन हैं या बहुत सारी डेट है, इनको हम कैसे याद करें। भाई पीजीटी भी आप लोगों को लगना है और आगे ग्रुप नंबर 6 भी आ रहा है, तो भाई याद तो करने पड़ेंगे। आप नहीं करोगे तो और आपके पड़ोसी करेंगे, तो करने तो पड़ेंगे भाई, ठीक है। हम तो बता सकते हैं भाई ये कंटेंट इस तरीके से कर लेना है, बाकी इतना बुरा हाल हो रखा है जो इंटरव्यू के जो स्कोर जो आए उनमें, तो आप लोग ना सतर्क हो गए बिल्कुल अच्छे तरीके से। हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग भी अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो और ज्यादा थोड़ा सा मतलब आउटपुट अच्छा मिलेगा। पीएम किसान योजना, ये तो भाई थोड़े थोड़े दिनों बाद है ना चर्चाओं में रहती है, ठीक है ना। पीएम किसान योजना, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी शुरुआत की बात करें, 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जाएंगे। 6,000 रुपए कितने किस्तों में दिए जाएंगे? 3 किस्तों में, ठीक है ना। 2,000 रुपए की एक एक किस्त। थोड़े दिन पहले पीएम मोदी ने किस्त डाली थी सबके खातों में, और बिल्कुल सीधा ही डायरेक्ट है ना किसान परिवार तक, किसान तक ये अमाउंट पहुंचाने का ये जो स्कीम है, एक वित्तीय सहायता एक देने की एक पहल है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान योजना के तहत की थी, ठीक है ना।
कुछ दिनों पहले लाल डोरा मुक्त आपने स्कीम सुनी होगी, लाल डोरा मुक्त। इस स्कीम की भी शुरुआत हुई थी और इस स्कीम के बारे में एक मुख्य रूप से जो आपको पॉइंट जानना है वो है कि ये मान लो कोई गांव है, ठीक है, ये मान लो कोई गांव है, इसके गांव की जो मान लो ये लाल डोरा था, ठीक है, गांव के बाहर है ना एक ये लाल डोरा था, ये मान लो लाल डोरा है, यहां तक किसी की जमीन है, यहां तक किसी की जमीन है, मतलब ये बहुत विवादित क्षेत्र था, ये यहां तक जमीन है किसी की और किसी का प्लॉट यहाँ है और किसी ने यहां तक भी कब्जा बैठा लिया, तो भाई लाल डोरे के अंदर की जमीन है वो सारी की सारी है ना उसकी है, गांव के इलाके की जमीन है। तो अब है ना ये जो एक बाउंड्री थी, एक जो सरकार की बाउंड्री कह लो या कुछ भी कह लो, इस बाउंड्री को खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। अब इस बाउंड्री को खत्म कर दिया गया है, अब कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी प्रकार की। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कोई रजिस्ट्री वगैरह का भी कोई पंगा होता था लाल डोरे की जो जमीन है उसके बाहर, ठीक है, जो चंडीगढ़ के अंदर भी, जो चंडीगढ़ से बाहर की जो जमीन है, जो थोड़ा सा जो रूरल एरिया बसा हुआ है, तो वो जो रिहायशी जमीन है ना वो घोषित नहीं की गई है, इसी वजह से वो जमीन है ना थोड़ी सस्ती भी है। चंडीगढ़ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकलोगे, बिल्कुल ऊपर की तरफ निकलोगे, तो जैसे ना तो हिमाचल और ना पंजाब, बिल्कुल पंजाब की साइड में थोड़ा सा ऊपर की तरफ, हिमाचल से बिल्कुल सटता सटता, तो वहां बिल्कुल ना बिल्कुल सस्ती सी जमीनें भी हैं। तो उसका रीजन यही है कि वो रिहायशी जमीन नहीं है, ठीक है, वो अप्रूव नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। ये करनाल से शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है ना, सिरसी गांव से शुरुआत हुई थी, करनाल से लाल डोरा मुक्त। और है ना इसकी जो मैपिंग की गई थी ना वो ड्रोन के माध्यम से की गई थी, इसकी जो मैपिंग थी वो ड्रोन के माध्यम से की गई थी, ड्रोन, ठीक है ना। और अभी जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हरियाणा के बजट में भी घोषणा की थी, 500 युवाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है ना, 500 युवाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है, ड्रोन के माध्यम से है ना ये लाल डोरा मुक्त गांव। जैसे आपका कोई भी प्लॉट है ना, आप मैप पे देख सकते हो, ठीक है, अब बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा भाई ये किसका प्लॉट है। और बीच में है ना कुछ इनके मैप भी है ना गड़बड़ा गए थे भाई, किसी की जमीन कुछ भी थी, मतलब लाल डोरा होने मतलब खत्म होने के बावजूद किसी की जमीन इधर उधर थोड़ी बहुत हो रही थी, तो वो उसका सारा का सारा सिस्टम है ना उन्होंने बाद में भी है ना करेक्शन किया था बहुत। तो ये कहानी आपको याद नहीं रखनी है ज्यादा, बस ये रखना है कि दिमाग में भाई किससे संबंधित थी। शिवालिक विकास एजेंसी, ये क्वेश्चन हाल में आया है एक पेपर में, टीजीटी पंजाबी में आया शायद। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, अंबाला के अंदर है, ठीक है। इसकी शुरुआत हरियाणा के अंदर की कब हुई थी, 24 मार्च 1993 को हुई थी। आपको याद रखना शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा में कितने परसेंट हिस्से में है, 1.67% हिस्से पर है, ठीक है। बीच बीच में मैं टेस्ट भी लेता रहूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। और मैंने बताया था इन शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं इनकी सबसे ऊंची चोटी हरियाणा के अंदर जो करो की चोटी है वो है 1514 मीटर, और ठीक है, तो कमीशन HSSC उसको इतना ही मानता है, तो सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, मैं एक चीज और बताऊं थोड़ा सा, ये भी आप थोड़ा सा दिमाग में रख लो। अगले पेज पे बनाता हूं।
पंचकुला जिला दिख रहा है ना आपको? ये घग्गर नदी है। ये बीच में घग्गर नदी है, इसके ऊपर टिपरा की पहाड़ियां हैं, और इसके नीचे कौन सी पहाड़ियां हैं? मोरनी की। कमीशन ने ये प्रश्न बहुत बार पूछा है कि घग्गर नदी के उत्तर में कौन सी पहाड़ियां हैं? टिपरा की पहाड़ियां। घग्गर नदी के दक्षिण में, साउथ साइड में कौन सी पहाड़ियां हैं? मोरनी की पहाड़ियां। टिपरा और मोरनी की पहाड़ियों को निम्न में से कौन सी नदी अलग करती है? घग्गर नदी अलग करती है, ठीक है। मोरनी की पहाड़ियों से किस दिशा में घग्गर नदी बहती है? तो मोरनी की पहाड़ियों से उत्तर दिशा में घग्गर नदी बहती है। टिपरा की पहाड़ियों से किस दिशा में घग्गर नदी बहती है? तो टिपरा की पहाड़ियों से दक्षिण दिशा में घग्गर नदी बहती है। ये क्वेश्चन अगले मोह में पक्का पूछूंगा। ठीक है ना। अब चलते हैं मेवात विकास बोर्ड है। मेवात विकास बोर्ड, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, मेवात विकास बोर्ड के गठन 1980 में और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन 1968 में। ठीक है। इन विकास बोर्डों का उद्देश्य क्या है? एक स्पेशल बजट पारित करके यहाँ का जो क्षेत्र है, जो पिछड़ा क्षेत्र है किसी भी प्रकार से, उसको ना अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सके। ये इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है विकास बोर्ड बनाने का। ठीक है ना। मैं एक चीज बताऊं, हरियाणा में बागवानी की खेती थोड़ी सी कम होती है, किंतु जितनी भी बागवानी की खेती हॉर्टिकल्चर की, बागवानी हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की बागवानी की जो कृषि होती है, सॉरी खेती होती है, वो जो कुल खेती होती है ना, बागवानी जितनी बोई जाती है उसके 80% जो हिस्सा है वो सब्जियों का है। उसमें क्या बोई जाती है? सब्जी बोई जाती है। और जो बाकी का जो 20% हिस्सा बच गया ना, उसके अंदर फल, मसाले, फूल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फूल मंडी, फूल मंडी ये कहां बन रही है? गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी, कौन सी मंडी? मसाला मंडी, ये बन रही है सिरसा में। सिरसा है सोनीपत में, ठीक है। फल मंडी गन्नौर में, और गन्नौर कहाँ है? सोनीपत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। देखो एक बार मैप खोल लेता हूं। गुरुग्राम के अंदर कौन सी मंडी?
फूल मंडी। सोनीपत के अंदर कौन सी मंडी? मसाला मंडी। गन्नौर के अंदर कौन सी मंडी? अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी। मसाला मंडी कहाँ है? सिरसा में। पंचकुला में कहाँ है? क्या है? सेब मंडी। ठीक है ना, ये प्रमुख मंडियां हैं। बासमती चावल, चावल की मंडी। ठीक है, तो ये प्रमुख मंडियां हैं। अभी जो नूह को है ना, प्याज के अंदर प्याज का सबसे ज्यादा अग्रणी उत्पादन है, या प्याज का रिसर्च सेंटर है ना, वो नूह के अंदर बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी दिमाग के अंदर ये चीज याद रखना। भाई भावांतर भरपाई स्कीम, इसकी शुरुआत है ना, आवाज आ रही है मेरी? सर इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2018 को हुई थी। ठीक है, भावांतर भरपाई स्कीम के अंदर कितनी फसलें शामिल की गई हैं? 21 फसलें। ठीक है, मैं एक चीज और बताऊं आपको। खाद्य पोर्टल के अनुसार हरियाणा में सर्वाधिक उत्पादन किस चीज का होता है? गाजर का होता है। निवेशक पोर्टल के अनुसार इन्वेस्टर पोर्टल के अनुसार हरियाणा में अधिक उत्पादन मीट का। मीट प्रसंस्करण। देखो, ये दोनों के दोनों जो मैंने लिखे हैं, इनको बहुत ही ना एक हाईली वो कर लेना, बहुत हाई मार्क कर लेना। कोई भी इसको सटीक और सही उत्तर नहीं कर सकता। खाद्य पोर्टल के अनुसार, मेरे खुद के पेपर में आया हुआ है, खाद्य पोर्टल के अनुसार हरियाणा में सर्वाधिक उत्पादन, ऑप्शन थे गेहूं, धान, और 2 ऑप्शन और थे, एक तो गाजर था, एक चावल, एक धान, एक गेहूं, एक ऑप्शन और था, तो दालें था, ऐसा कुछ था। तो ऑप्शन पहला ही गेहूं दिया हुआ था, उसको टिक मार के आगे बढ़ गए। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या था? गाजर। और एक क्वेश्चन और आया था उसी दौरान, निवेशक पोर्टल के अनुसार हरियाणा में सबसे अधिक उत्पादन किस चीज का होता है? तो मीट का माना था कमीशन ने। तो ये भी एक मतलब बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन लगा मेरे को, तो वो मैंने कलेक्शन करके रखा हुआ था ताकि तो आगे कहीं यूज करेंगे अच्छी जगह। ठीक है, दोनों के दोनों ठीक क्वेश्चन है। देखो, बिल्कुल एक शब्द से है ना, इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो रहा है।
हरियाणा ने ना नहरों का एक जाल बिछाया हुआ है, ठीक है ना। हरियाणा ने क्या बिछाया है? नहरों का जाल। पश्चिम यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर के बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। देखो, यमुना नदी के बारे में हमने बातचीत की थी कि यमुना नदी यहां से बहती हुई जाती है। ये कौन सी नदी है? यमुना नदी जाती है। अब यमुना नदी से ताजेवाड़ा से एक नहर निकाली गई है, ठीक है। क्या निकाली गई है? एक नहर निकाली गई है। इस चीज से एक चीज ये विजुलाइज करो, ये जो इस साइड में जो नहर है ये है पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। और जो इस साइड में है इसका नाम है पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर में यहां है हथनी कुंड। क्या है? हथनी कुंड बैराज है। हथनी कुंड बैराज ताजेवाड़ा के स्थान पे बनाया गया है। करनाल के इंद्री से, कौन सी जगह? इंद्री, यहां से कौन सी नहर निकाली गई है? सिरसा ब्रांच, ठीक है। अब इस साइड से एक और नहर आ रही है यहां पे, और ये कौन सी जगह है? टोहाना। टोहाना कहाँ है? फतेहाबाद में। टोहाना को नदियों का जंक्शन बोला जाता है, क्योंकि टोहाना के अंदर अब जब खनौरी साइड में जब निकलोगे नरवाना से ऊपर की तरफ है तो बिल्कुल है ना एक बीच में जाल सा आता है नदियों का, ठीक है। नहरों का जाल सा आता है, बिल्कुल ऐसे गचौड़ा मचा हुआ है, बिल्कुल ऐसे 2-3 नहरें हैं ऊपर नीचे और बहुत बड़ी बड़ी नहरें हैं, ठीक है। एक और मैं बताऊं, करनाल से ही दिल्ली की जीवन रेखा निकाली गई है, ठीक है। ये नहर चर्चाओं में भी थी। इस नहर का नाम है मुनक नहर। कौन सी नहर है ये? मुनक नहर। ये है मुनक नहर। इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। दिल्ली की जीवन रेखा किस नहर को बोलते हैं? मुनक नहर बोलते हैं। अभी अपने सोनीपत में ककरोई नामक स्थान है, ककरोई, यहां है ककरोई। सोनीपत में कौन सा स्थान है? ककरोई। ये नहर के ऊपर है ना एक बिजली उत्पादन एक वो प्लांट लगाया गया है, बिजली प्रोडक्शन की बनाई जाती है, ठीक है। बिजली प्रोड्यूस की जाती है यहाँ पे, है ना। जो नहर है उसी के ऊपर है ना वो लगा रखे हैं, टरबाइन वगैरह लगा रखे हैं, उनसे बिजली बनाते हैं। तो ये परियोजना है, इसमें 100 किलोवाट की ककरोई में 100 किलोवाट
ये याद रखना 100 किलोवाट की बात कर रहा हूं। 4 यूनिट लगा रखी हैं, ठीक है, 4 यूनिट लगाई है। कब लगाई थी? 1999 से। इसी के अंदर सोनीपत में एक खोबड़ू नामक जगह है, वहां से 3-4 नहरें निकाली हुई हैं, जिसमें से पाकसमा डिस्ट्रीब्यूटरी है, बैंसवाल डिस्ट्रीब्यूटरी है, 2-3 नहरें और हैं, ठीक है। अब एक और सुनो, इस साइड से ये जो नहर एंट्री कर रही है टोहाना में, इसको बोलते हैं बाखड़ा नहर। कौन सी नहर? बाखड़ा नहर। तो जो ये बाखड़ा नहर है, ये 1954 में निकाली थी, ठीक है ना। बाखड़ा नहर 1954 में निकाली थी। जो ये भिवानी नहर है, भिवानी नहर, ये तो है जूही नहर, ठीक है। और ये जो इस साइड में जो नहर है, इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी कैनाल। और जहां मैं जिस इलाके में मैं ये मार्कर घुमा रहा हूं, इस मार्कर इस ये इलाका है लोहारू का इलाका। कौन सी जगह? ये लोहारू है। हरियाणा का सबसे सूखाग्रस्त स्थान लोहारू भिवानी जिले के अंदर पड़ता है। और लोहारू के बारे में मैं कुछ विशेष बातें बताऊं। लोहारू एमएलए की एरिया वाइज सबसे बड़ी सीट है। लोहारू एरिया वाइज एमएलए की सबसे बड़ी सीट है। अगले पेज पे मैं बताऊंगा इन चीजों के बारे में। जो मैंने ये महेंद्रगढ़ के अंदर जो निकाली है ना, ये जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, जेएलएन कैनाल, जवाहरलाल नेहरू नहर, ठीक है। नदियों की इंटरलॉकिंग का काम भी कई सालों से चालू है। और यूपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तब भी हम जो रिवर इंटरलॉकिंग है उनसे भी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इंटरलिंकिंग, तो जो लिंक करना है जो नदियों से नहरों को आपस में दूसरी नहरों से, तो वो काम भी है ना, एक भारत सरकार की एक योजना है, स्कीम है। मैं एक चीज और बताऊं आपको, ये जो जूही नहर है, इसको लिफ्ट सिंचाई भी बोलते हैं। लिफ्ट, क्या बोलते हैं? लिफ्ट। ये लिफ्ट सिंचाई क्या है? लिफ्ट सिंचाई में क्या है कि मान लो पानी छोड़ा गया है और एक पर्टिकुलर 5-10-7-10-12 किलोमीटर एरिया में जाने के बाद, क्योंकि जो भिवानी का थोड़ा सा इलाका, चरखी दादरी का और महेंद्रगढ़ गारेवाड़ी का, ये इलाका थोड़ा रेतीला है, उबड़ खाबड़ है, मतलब कई टिब्बे वगैरह हैं और कई बिल्कुल बिल्कुल ताल की जमीन भी है। तो जब ये जो लिफ्ट यहां तक पानी आ गया, तो इस पानी को दोबारा उठा के है ना, फिर ऊंचा करके फिर आगे से फिर और नहर निकाल दी गई है, ठीक है ना। ये पानी को यहाँ डाल दिया। अब एक पर्टिकुलर जगह ऐसी आएगी भाई ऊंचा भी उठाना पड़ जाए, ठीक है, फिर दोबारा से इसको ऊंचा उठा के फिर अगली नहर में डाल देंगे। इस तरीके से इसको लिफ्ट सिंचाई परियोजना बोलते हैं। तो ये लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ये लिफ्ट है। यहाँ कोई लिफ्ट नहीं लगी हुई ऊपर जाने के लिए कि कोई लिफ्ट लगी होगी, लिफ्ट नहीं लगी हुई। तो सारी नहरें एक बार दिमाग में आई आपके भी किस तरीके से इंटरलॉकिंग है, किस तरीके से चैन बनी हुई है। पश्चिम यमुना नहर आपने सुना था, पूर्वी यमुना नहर के बारे में और मैंने बताया पूर्वी यमुना नहर यूपी के अंदर बहती है, ठीक है। आया कुछ एक बार कंसेप्ट सा? मैप विजिबल है थोड़ा सा, ठीक है। ये जो इलाका मैं बता रहा हूं, मैं कुछ इलाके को ना सपोर्ट कर रहा हूं। विकास सर विजिबल है थोड़ा सा?
जी सर। वो जूम जरूरत नहीं है, जिसको नहीं दिख रहा वो अपनी स्क्रीन को जूम करके देख सकता है। ठीक दिख रहा है ना सर? बिल्कुल सही दिख रहा है। कुछ चीजें ऐसी हो जाएंगी दिमाग से बिल्कुल नहीं निकलेंगी। ठीक है, मैप से मेरा करवाने का मकसद ये है कि मैप में आप लोगों को है ना इन चीजों के आदी नहीं हो। ठीक है ना, आपने अपने सब्जेक्ट के अलावा कुछ चीजें है ना दूसरी चीजें पढ़ी नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो मैप से करवाने का और ये इरादा है, और आगे भी आपने ऐसी आदत बनवा दी हमारी। हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि हम हर चीज है ना मैप से ही समझाएं। ठीक है, तो हमारी भी आदत हो जाएगी। मैप हम ज्यादा प्रयोग करते नहीं थे, पर अब ज्यादा प्रयोग करने लगे हैं इस क्लास के बाद से, क्योंकि समझाना ना डिफिकल्ट टास्क है आप लोगों को। ऊँट को भी गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहा था मैं, ऊँट बैठा नहीं गाड़ी में। और आप लोगों को समझाना भी उतना ही मुश्किल है, स्पेशली जीके, जिसने तुम्हारा हाथ तंग है। मैं रंगाई पुताई कर रहा हूँ इतने इतने, तुम टुकुर टुकुर इसको देखते रहो क्या है ये। कुछ लोगों को समझ आया क्या है ये? क्या समझ आया? ये मैंने रंगीन चित्रकारी करी है, कुछ समझ आया? किसी को समझ आया बोलो। अरे सो गए? अब सुनो, हरियाणा की क्या है, हरियाणा की एमएलए की, ये कह लो विधानसभा की, एरिया वाइज सबसे बड़ी सीट, विधानसभा सीट कौन सी है? लोहारू है। जो ये क्षेत्र रंगा है ना, ये लोहारू का क्षेत्र है। ये सबसे बड़ी सीट है। कौन सी है? लोहारू। और ये किस जिले में है? अब तो बताओ किस जिले में है ये? भिवानी में। हरियाणा की एरिया वाइज सबसे छोटी सीट ये है बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ कहाँ है? फरीदाबाद में। ये कौन सी है? बल्लभगढ़। ठीक है, हरियाणा की वोटर के हिसाब से बड़ी सीट ये कौन सी है? बादशाहपुर। और बादशाहपुर कहाँ है? गुरुग्राम में। हरियाणा की वोटर के हिसाब से छोटी सीट कौन सी है? नारनौल की है। और नारनौल किस जिले में है? मेरा खुद का अपना जिला महेंद्रगढ़।
ठीक है, ये कौन सी सीट है? नारनौल। महर्षि च्यवन ऋषि के बारे में बताया था, डोसी की पहाड़ियों के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, ये चारों सीटें आपके दिमाग में रहेंगी? नहीं रहेंगी, किंतु आप यहां से इसको 2-3 बार आप देख लोगे तो आपके दिमाग में निकलेंगी नहीं। ठीक है ना, ये चारों की चारों सीटें आपके दिमाग में निकलेंगी नहीं, ये याद रखना। हरियाणा में जो तालाब है ना, तालाब, जो तालाब हैं, उनको है ना मैनेजमेंट एक मैनेजेबल तरीके से उनको खुदाई करके पक्के करके और उस पानी को ना यूटिलाइज करने के लिए ना उनको तालाबों का प्रयोग किया जा रहा है आजकल। अभी कुछ साल पहले जो एमएलए एमपी होते थे वो एक गांव को गोद लेते थे। ठीक है, गांव को क्या करते थे? एमपी एमएलए गांव है ना गोद लेते थे। ठीक है, तो ये गांव गोद लेके करते क्या थे इसमें? क्या गोद में लेके इनको लाते डुलाते थे? नहीं, इन गांव का विकास करते थे। क्या करते थे? गांव का विकास। तो भाई हरियाणा का जो सीएम है ना, सीएम हरियाणा का श्री मनोहर लाल जी खट्टर, उन्होंने कोटक गांव लिया था गोद। कोटक कहाँ है? कैथल में। ये गांव गोद लिया था कोटक के, और इस कोटक गांव के अंदर तालाब के पानी से सिंचाई, मतलब तालाब के पानी से सिंचाई, इसमें तालाब के पानी से सिंचाई करने का एक प्रोजेक्ट था। और अमृत सरोवर मिशन इसी के तहत। ठीक है, तालाबों की जियो मैपिंग की जा चुकी है, मतलब ऊपर से देख के तालाब की देख लिया भाई तालाब कितनी दूर में है, इसकी पूरा का पूरा जियो मैपिंग। ठीक है, किस दिशा में है गांव के, सारी चीजें कर दी। हरियाणा में पोल्यूशन हॉटस्पॉट, टोटल कितने हैं? 24 है। हरियाणा का सबसे खराब शहर, गंदा शहर कौन सा है? देखो, हरियाणा का सबसे स्वच्छ शहर ये कौन सा था? करनाल था। और ग्रामीण संस्था में अग्रणी, एक मिनट इस क्वेश्चन को ना होल्ड करके रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन का डिस्कशन दोबारा करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहीं होल्ड कर दो, इसको दोबारा करेंगे, इसको एक थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें कुछ है जो एक सुव्यवस्थित तरीके से वो चीजें अरेंज करके बताऊंगा मैं। जो ओम प्रकाश धनखड़ समिति थी वो गंगा नदी की, सॉरी गंगा नहीं, यमुना नदी के जो पानी को अपशिष्ट, जो यमुना नदी का पानी जो गंदा हो रहा है पानीपत के इलाके के बाद में, विशेषकर इंडस्ट्रीज जो पानीपत में है, सोनीपत में, और उसके बाद फरीदाबाद पलवल में, तो जो इंडस्ट्रीज की वजह से वो पानी इतना ज्यादा गंदा हो रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए ओपी धनखड़ की समिति बनाई थी। ठीक है, और ओपी धनखड़ समिति ने वो रिपोर्ट सौंपी थी, उन्होंने माना था कि वाकई में ये पानी ना गंदा हो रहा है। ठीक है, तो इन पे ना इंडस्ट्रीज पे ना कुछ लगाम लगाने की जरूरत है। तो ये हॉटस्पॉट भी है ना, ये एयर पोल्यूशन को मेजर करने के लिए 24 जगह हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। ठीक है,
नेचर ट्रेल, नेचर ट्रेल ये है, एक एक, एक पट्टी सी बनाई गई है, ठीक है। नेचर ट्रेल पट्टी कितने किलोमीटर लंबी है? 150 किलोमीटर लंबी पट्टी है। इस 150 किलोमीटर लंबी पट्टी में क्या किया गया है? लोगों को जो प्राकृतिक संपदा है, प्रकृति के बारे में बताना, नेचर के बारे में बताना, और जो नेचुरल जो चीजें हैं, प्राकृतिक संपदा, विचित्र तरीके के पेड़ हैं या जो दुर्लभ तरीके के फूल हैं, उनको इस नेचर ट्रेल के अंदर है ना उगाया गया है। और मैंने कुछ दिन पहले फोटो भी डाली हुई थी कि ये जो अपना माता समरूठा मंदिर है उसके नजदीक से शुरू की गई इसको, और मोरनी पंचकुला के अंदर, ठीक है, उसके नजदीक से शुरू की गई है। और ये कहां तक जाती है? यमुनानगर तक जाती है। और ये एक दिन में खत्म नहीं होती। कहीं ये सोचोगे एक दिन में, ये दो से 3 दिन का सफर है पूरा, ठीक है, 2 से 3 दिन का सफर है। और बीच में नदी भी आती है भाई, उस नदी को भी पार करना होता है। तो एडवेंचर अगर कोई शौकीन हो तो जाओ भाई, मेरे को तो डर लगता है भालू से, जिराफ से। हरियाणा के अंदर ऑक्सी-1 शुरू किए गए हैं। ऑक्सी-1 क्या शुरू किए गए हैं? ऑक्सी-1। ये जो ऑक्सी-1 है, इनका ये है कि मतलब उस शहर के लिए है ना, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें कि उस शहर की जो गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी है, उसमें कुछ सुधार किया जा सके, ठीक है। और जो फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ाया जा सके। ऑक्सी-1 के प्रकृति को है ना लोग थोड़ा महसूस कर सके। पहला ऑक्सी-1 करनाल के अंदर स्थापित किया गया था, ठीक है। पंचकुला में भी है ऑक्सी-1, और बाकी और जगह भी लगाने की शुरुआत है। हरियाणा में देश की पशुधन का 2.10% है। कितना परसेंट है? 2.10% है, ठीक है। मैं 2-3 चीजें आपको मैप के माध्यम से बताऊं अच्छे तरीके से। मैं बताता हूं आपको मैप के माध्यम से। ये चीज है ना, आप देखो, ये जो मानचित्र है, ये देखो। अब मैं पूछूं आपसे, पशुधन की बात की हमने, तो ये जो सिरसा जिला है, इसके अंदर वो कौन कौन से पशु हैं वो पाए जाते हैं सबसे अधिक? तो एक चीज याद रखना, एक ट्रिक याद रखना, ऊंट के सिर पर बकरी। ऊंट के सिर पर क्या है? बकरी है। देखो, सबसे अधिक ऊंट, सिर से सिरसा और बकरी, ठीक है ना। ऊंट और बकरी सबसे अधिक कहां है? सिरसा के अंदर है। मुझे एक बात बताओ, भैंस सबसे अधिक कहां है? भैंस सबसे अधिक है हिसार जिले में, और जींद जिले के अंदर मुर्रा भैंस है। कौन सी भैंस? मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस को एशियन ट्रैक्टर बोला जाता है। मुर्रा भैंस के लिए एक कहावत भी प्रसिद्ध है, जिसके घर काली उसके घर सदा दिवाली। मुर्रा भैंस दूध की अधिकता के लिए जानी जाती है, ठीक है ना। ये तो कुछ चीजें आप याद रखना। तो मैंने आपको बताया कि सिरसा में क्या होती है, ऊंट और बकरी सर्वाधिक हैं। तो एक बार पर्सन कमीशन ने HSSC ने पूछा था
कि सबसे अधिक सुअर किस जिले में, हरियाणा सब इंस्पेक्टर पीवाईक्यू है, तो सोनीपत जिले में क्या है, सुअर है। सोनीपत में क्या है, सुअर। और पानीपत में क्या है, कम क्या है, बकरी। पानीपत में क्या है, कम बकरियां। अब मैं एक चीज बताऊं, हाथी कहां है? हाथी केवल 2 जिलों में है, एक तो कुरुक्षेत्र में हाथी है और एक यमुनानगर में। तो टोटल हरियाणा के अंदर 4 हाथी हैं, 4 या 5। यमुनानगर में है 3 हाथी और एक कुरुक्षेत्र में। इन 2 जिलों के अलावा हाथी नहीं है। ठीक है, ये चीज दिमाग के अंदर याद रखना। रखोगे? रखना पड़ेगा। खच्चर, खच्चर सबसे अधिक कहां है, झज्जर में। ठीक है ना, खच्चर अधिक कहां है, झज्जर में। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ऊंट रिसर्च केंद्र हरियाणा का, वो कहां पे है, सिरसा में है ऊंट रिसर्च केंद्र। और इंडिया लेवल का ऊंट रिसर्च केंद्र कहां है, बीकानेर में। बीकानेर में ऊंट रिसर्च केंद्र है, 1984 में उसकी स्थापना हुई थी और सिरसा वाले की 1988 में स्थापना हुई थी। और बकरी के लिए जो रिसर्च सेंटर है वो लोहारू में है, गिगनाऊ में। गिगनाऊ के अंदर है ना, हॉर्टिकल्चर का भी है ना एक रिसर्च सेंटर बन रहा है गिगनाऊ में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भैंस जो रिसर्च सेंटर है वो कहां है, तो हिसार में है भैंस के लिए। भेड़ी के लिए भी हिसार में है। क्षेत्रीय बायोटेक्नोलॉजी केंद्र, रीजनल बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, ये कहां है, फरीदाबाद में। एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊं, कपास रिसर्च सेंटर सिरसा में है। हरियाणा में एयरफोर्स स्टेशन केवल 2 हैं, एक अंबाला में जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, दूसरा सिरसा में जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। 2 इंपोर्टेंट है। हवाई पट्टियां 6 हैं, एयरफोर्स स्टेशन 2 हैं। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। हवाई पट्टियां 6, एयरफोर्स स्टेशन 2। हिसार के अंदर एक एयरपोर्ट बनाया गया है, महाराजा एग्रेशन एयरपोर्ट इसका नाम था, इसको बाद में बदल दिया गया। बताओ क्या नाम कर दिया, एग्रेशन ही है। ठीक है, बस ये चीज दिमाग में रखना आपको। दूध के प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता हरियाणा में कितनी है, 1063 ग्राम। ठीक है, और नेशनल औसत कितना है, नेशनल औसत कितना है, 427। बस इतना ही आपको इसमें दिमाग में रखना है।
एक क्वेश्चन जो मैंने बताया था, इंटरव्यू में डिस्कस किया था, अटल किसान मजदूर कैंटीन। कौन कौन सुन रहा है? सुन रहे हैं सर। ये 10 रुपए में मजदूरों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन। ये 25 कैंटीनों के अंदर शुरुआत हुई थी इसकी, और 14-15 कैंटीनें और बची हुई हैं। इसकी शुरुआत करनाल में हुई थी, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? करनाल में। बस ये चीज याद रखना। और कब हुई थी? 2020 में। बस ये दिमाग में रखिए। पच्चीस कैंटीनें क्या कर दी? जोड़ दी तब। अब तो और 15 कैंटीन और जोड़ने का प्लान था, ठीक है। ये दिमाग में याद रखना। खादी बोर्ड और ये जो बाकी जो प्रमुख है, हरियाणा कृषि विकास, हैफेड, हुडा, HSVP, HSIADC, इनके शॉर्ट नोट्स हैं। वो सारे के सारे नोट्स मैं अलग से आप लोगों को दे दूंगा ग्रुप में, ठीक है। वो आपके इकोनॉमिक पोर्शन से, हरियाणा इकोनॉमी पोर्शन से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को करते हैं यही क्विट, और